अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बक्के हिस्से की तरफ। दोनों जंगलियों को शॉटगन की गोलियों ने मौत की नींद सुला दिया था। जहां वो गिरे थे वहां किसी किस्म की कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने शेरबाज की तरफ देखा। इसने आंखों से मुझे इशारा किया कि थोड़ी देर ठहरो, क्योंकि कोई पता नहीं था कि वहां दूसरे जंगली भी मौजूद हो। हम 5-10 मिनट तक वहीं मोर्चा बनाकर बैठे सामने की तरफ देखते रहे। जब वहां कोई दूसरा जंगली न आया तो हम उठकर झुके झुके झाड़ियों की तरफ बढ़े, जहाँ हमने दोनों जंगलियों को गोलियों मारकर खत्म किया था। दोनों जंगली घास पर मुर्दा पड़े थे। हमने इनके तीरों को देखा। तीरों के आगे नस्वारी रंग की कोई खुश्क शय लगी हुई थी। मैंने शेरबाज से कहा, यह सांपों का मोहलिक जहर है। हम जंगलियों की लाश को घसीटकर चट्टान के पीछे ले गए। वहां नशेब में एक खुद थी। हमने दोनों लाशों को वहां खुद में गिरा दिया। शेरबाज ने आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है फायर की आवाज तो दूर तक नहीं गई होगी। हमें यही समझना चाहिए। वैसे फायर की आवाज मामूली सी थी। लगता है ये दोनों अकेले जंगल में गश्त लगा रहे थे कि इन्होंने हमें देखा और हमें मार डालने की कोशिश की। मेरी बात को शेरबाज गौर से सुनता रहा। फिर उसने खुद की दूसरी जानी पहाड़ी पर निगाह डाली और बोला, मेरा ख्याल है कि इस पहाड़ी के दामन में जंगली लोगों के झोंपड़े होंगे। हमें खुद में से गुजरकर इस पहाड़ी की तरफ जाना चाहिए। हमें किसी न किसी तरफ तो जाना ही था। शेरबाज का ख्याल मुझे काफी मुनासिब लगा। चुनाचा हमने खुद की ढलान उतरना शुरू कर दी। खुद ज्यादा गहरी नहीं थी, मगर वहाँ बेपनाह घास और झाड़ियाँ थी। हम दूसरी तरफ चढ़कर खुद के दूसरे किनारे पर आ गए। यहाँ एक टीले की ऊंची दीवार खड़ी थी, जिस पर सरसब्ज और सियाह रंग के काई जमी हुई थी। टीले की दीवार के साथ साथ छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। लगता था कि इस पर जंगली आते जाते हैं। हम यहाँ मोहतात होकर चलने लगे। हम आगे पीछे चल रहे थे। टीले की दीवार खत्म हुई तो एक हमवार जमीन का छोटा सा मैदान था, जिसके दरमियान में दलदल ऊपर नीचे हो रही थी। हम अब दलदल को देखते ही पहचान लेते थे कि यह सियाह जमीन नहीं बल्कि दलदल है। हम किनारे किनारे होकर सामने की जानिब बढ़े। सामने जमीन ऊंची हो गई थी और बड़े दरख्त थे। हम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते दरख्तों के पास आए तो देखा कि वहाँ एक काफी बड़ा गड्ढा बना हुआ है। हमने झुककर गौर से देखा तो देखते ही रह गए। गड्ढा इंसानी खोपड़ी और सीने के पिंजरों और टांगों बाजू की हड्डियों से भरा हुआ था। मैंने शेरबाज को धीमी आवाज में कहा, शायद जंगली लोग अपने मुर्दों को इसी गड्ढे में फेंक देते हैं। वो दूसरी तरफ देख रहा था, जहाँ दो सियाह रंग की चट्टानें ऊपर जाकर नोकीली हो गई थी और एक दूसरे से इस तरह गले मिल गई थी कि इनके दरमियान रास्ता सा बन गया था। शेरबाज ने इस तरफ इशारा किया। हम चट्टानों की तरफ चलने लगे। इन चट्टानों के दरमियान सरकंडे उगे हुए थे। सरकंडों में बड़ी एहतियात के साथ बगैराबाद पैदा किए गुजरकर हम दूसरी तरफ आ गए। इस तरफ भी एक टीले की दीवार खड़ी थी। शेरबाज रुक गया, मैं भी रुक गया। हमने माहौल का गहरी निगाहों से जायजा लिया। शेरबाज खान ने शॉटगन कंधे से लटकाई और बैठ गया। मैं भी इसके पास ही बैठ गया। वो मेरी तरफ झुककर सरगोशी में कहने लगा, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ नूर बानो नहीं है। हमें वापस चले जाना चाहिए। मैंने कहा, आज की रात देख लेते हैं। अगर कल तक हमें नूर बानो का कोई सुराग नहीं मिला तो वापस चल पड़ेंगे। थर्मस में हमने नदी से पानी भर लिया था। थैला खोलकर हमने 2-3 बिस्किट और केले निकाल कर खाए। एक एक कप पानी पिया और आसपास के सुनसान जंगल को वीरान नजरों से देखने लगे। दिन ढल चुका था। इस आसेबी जंगल पर एक बार फिर शाम का अंधेरा फैलने वाला था और डरावनी रात की आमद थी। शेरबाज ने कहा, मेरा ख्याल है हमें आगे जाने के बजाय इसी जगह रात काटनी चाहिए। इस जंगल में तो जंगली दरिंदों का नामो निशान नहीं, इसलिए किसी दरख्त पर बसेरा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, लेकिन जंगली रात को आ सकते हैं। वो दरिंदों से ज्यादा खतरनाक हैं। शेरबाज ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, भाई यहाँ कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ जंगली वैश्यों का खतरा ना हो, इसलिए जहाँ बैठ गए हैं अब वहीं रात बसर करेंगे। शाम होने वाली थी। हमने वहीं सरकंडों में एक जगह चट्टान की दीवार के साथ मोर्चा सा बना लिया। ये इस किस्म का मोर्चा था कि खतरे के वक्त हम यहाँ आकर पोजीशन संभाल सकते थे। वहीं हमने घास और सूखी हुई टहनियाँ साफ करके रात को सोने के लिए जगह बना ली। इस दौरान सूरज गरूब हो गया। शाम का अंधेरा होने लगा था। तब हमने आसमान की तरफ देखा तो बादल गायब हो चुके थे। आसमान साफ निकल आया था और वहाँ शुरू रात के 2-3 सितारे बड़ी तेजी से चमक रहे थे। मैंने धीमी आवाज में शेरबाज से कहा, बादल गायब हो गए हैं। रात को बारिश का खतरा टल गया है। जब हमारी घड़ियों ने रात के 8 बजाए तो हमने थैला खोलकर थोड़ा बहुत खाया पिया और बैठकर दबी जबान में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। शेरबाज कहने लगा, मुझे नींद आ रही है। रात के पिछले पहर में सोऊंगा, तुम पहरा दोगे। इसके बाद मैं उठूंगा, तुम सो जाना। मैंने शॉटगन संभालते हुए कहा, ओके। शेरबाज वहीं घास पर लेट गया। जंगल में अंधेरा और सकूत छाया हुआ था। हस्बे साबिक किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे किसी वक्त ख्याल आता कि अगर जंगली लोगों को अपने साथियों की लाशें मिल गई तो मुमकिन है लाश के सीने में सुराख देखकर वो समझ जाएंगे कि इन्हें गोलियां मारकर हलाक किया गया है। हो सकता है इन्होंने जदीद असलाना देखा हो। बहरहाल वो ये ज़रूर समझ जाएंगे कि इनके इलाके में इनके कोई दुश्मन घुस आए हैं और मुमकिन है कि वो हमारी तलाश में निकल पड़े। मैं चट्टान की दीवार वाले मोर्चे में बैठा यही कुछ सोच रहा था। रात आहिस्ता आहिस्ता रिंग रिंग कर गुजर रही थी।
मैंने घड़ी देखी, जब रात के 11:30 बजे तो टीले के ऊपर आसमान पर मगरिब की तरफ से रोशनी का गुबार सा फैलने लगा। मैं इस रोशनी को गौर से देख रहा था, फिर मेरे देखते देखते आसमान पर टीले के ऊपर पूरे चांद के दर चेहरे का किनारा नमूदार हुआ। ये चांद थोड़ी देर में टीले के ऊपर आसमान पर आ गया और इसकी रोशनी में इर्द गिर्द के दरख्त और टीले चांदनी में धुंधले धुंधले नजर आने लगे। इस जंगल में मैं पहली बार चांदनी रात का नज़ारा कर रहा था। ठीक 12 बजे रात मैंने शेरबाज को जगा दिया। वो आंखें मलता हुआ उठ बैठा। इसने रोशनी देखी तो आसमान की तरफ चेहरा उठाया। ये तो चांद निकल आया है। हाँ, यही चांदनी भी सहमी सहमी सी लगती है। शेरबाज ने कलमा शरीफ पढ़कर मुंह पर हाथ फेरा और शॉट गन उठाकर बोला, तुम सो जाओ, मैं पहरा देता हूँ। वो मोर्चे में गन लेकर बैठ गया। मैं वहीं घास पर लेट गया। अभी मेरी आंखें बंद ही हुई थी कि ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे दूर किसी जगह ढोल बज रहा हो। मैं उठकर बैठ गया। ये आवाज़ शेरबाज ने भी सुन ली थी। मैंने आहिस्ता से कहा, यह कैसी आवाज़ है? वो बोला, लगता है जंगली लोग नाच गाने में मसरूफ़ हैं। हम कान लगाकर ढोलक की आवाज़ सुन रहे थे। आवाज़ करीब होती जा रही थी। मैंने शेरबाज से कहा, कहीं जंगली लोग इधर तो नहीं आ रहे? शेरबाज ने झुंझलाकर कहा, आते हैं तो आने दो, मैं इन सबको शूट कर दूंगा। कमांडो शेरबाज की झुंझलाहट हक बजाने थी। वो ट्रेंड और एक्शन का कायल कमांडो था। तो यहाँ इसे चूहे की तरह जंगली वैश्यों से छुपना पड़ रहा था। वो इस सूरत हाल के लिए मजबूर कर दिया गया था क्योंकि सवाल कश्मीर की बेटी नूर बानो को जंगलियों की कैद से निकालना था। मैंने इसे कोई जवाब न दिया। मेरे कान ढोल की आवाज़ पर लगे थे। अब ढोल के साथ छन्ने भी बजने लगे थे। आवाज़ हमारे करीब आकर रुक गई थी। लगता था सामने वाले टीले के पीछे कुछ हो रहा है। शेरबाज मोर्चे से निकल आया। हमें टीले के ऊपर जाकर देखना चाहिए कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। चांद आसमान पर चमक रहा था। इसकी चांदनी में जंगल के दरख्त और झाड़ियाँ साफ नजर आ रही थी। हम छुपते छुपाते टीले पर चढ़ने लगे। टीले ज़्यादा बुलंद नहीं थे। हम इसी चोटी पर पहुंचकर औंधे लेट गए। हमने झाड़ियों में से टीले की दूसरी जानिब झांक कर देखा कि टीले के नीचे दरमियानी प्याले की तरह एक छोटी सी जगह थी जहां आग का ओलाव रोशन था। 10-12 जंगली औरतें और मर्द मेरे हाथों में लिए सरों पर दरख्तों की झाड़ियां बांधे उलाव के गिर्द रक्स कर रहे थे। एक तरफ 2 जंगली खड़े ढोल और छनने बजा रहे थे। ये तमाम जंगली मर्द और औरतें मादरदाद नंगी थी। उलाव की रोशनी में इनके तेल में भीगे हुए सियाह जिस्म चमक रहे थे। वो अजीब वहशियाना अंदाज में हाथ और टांगे हिला रहे थे। हम हैरत के आलम में इन जंगलियों का रक्स देख रहे थे। शेरबाज ने मेरे कान में कहा, यही वो जंगली वहशी हैं जिनकी हमें तलाश थी। मैंने कहा, हाँ, यही वो खतरनाक कबीला है। मुझे यकीन है कि नूर बानो यहीं किसी जगह कैद होगी। हम जंगलियों का रक्स देखने में महफ थे कि अचानक एक जंगली ने बाजू ऊपर उठाया, हलक से चीख की आवाज़ निकाली। रक्स एकदम थम गया। जिस जंगली ने हाथ ऊपर उठाया था इससे दूसरी बार हलक से चीख की आवाज़ निकाली तो सारे जंगली मर्द और औरतें परे परे हटकर अदब से खड़े हो गए। इतने में एक तरफ से 4 नंग धड़ंग जंगली औरतें नमूदार हुई। इन्होंने एक औरत को पकड़ रखा था। इस औरत को देखकर मैंने और शेरबाज ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। और से देखो, ये मुझे नूर बानो लगती है, मैंने कहा। एक तो चांदनी खुली हुई थी, दूसरा वहाँ उलाव की रोशनी थी। मैंने गौर से देखा तो जिस औरत को जंगली औरतों पकड़ कर ला रही थी वो नूर बानो ही थी। इसे कश्मीरी औरतों का लिबास यानी शलवार और लंबी कमीज पहन रखी थी। सर पर रुमाल बंधा हुआ था। शेरबाज बेताब हो गया। कहने लगा, हमें अभी अटैक करके नूर बानो को छुड़ाना चाहिए। कहीं ये लोग इसे आग में न फेंक दे। मैंने शेरबाज के बाजू को दबाते हुए कहा, प्लीज़ शेरबाज, ज़रा सब्र करो। ये लोग नूर बानो को आग में नहीं जलाएंगे। मेरा ख्याल है ये लोग चांदनी रात में कोई रस्म अदा कर रहे हैं। नूर बानो को इन्होंने अपने देवता पर कुर्बान करने के लिए कैद में रखा हुआ है। तो क्या हम यहाँ बैठे तमाशा देखते रहे? शेरबाज ने गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने कहा, इस वक्त बड़ी अकल से काम लेने की ज़रूरत है। शेरबाज, कहीं ऐसा ना हो कि टारगेट के बिल्कुल करीब आकर हमारा मंसूबा मलियामेट हो जाए। मगर नूर बानो को देखकर शेरबाज का खून खोल उठा था। वो पीछे गया और फिर दौड़कर टीले की ढलान उतरकर अपने मोर्चे की तरफ गया। मैं भी इसके पीछे दौड़ा। शेरबाज ने थैले में से मैगजीन के कुछ फालतू पैकेट उठाकर जेब में डाले, कुछ हैंड ग्रेनेड दूसरी जेब में डाले और बोला, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो ना आओ, मैं नीचे जा रहा हूँ। मैंने इसे रोकने की कोशिश की मगर वो तेज़ी से टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। अभी वो चंद कदम ही ऊपर गया था कि अचानक एक तरफ की झाड़ियों से एक बिखरे हुए बालों वाली औरत निकलकर इसके सामने आ गई। इस औरत ने हलक से गुर्राहट की आवाज़ निकाली। शेरबाज खान वहीं रुक गया। ये वही वहशी औरत थी जो हमें नीचे जंगल वाले चश्मे पर मिली थी और जिसकी चीख की आवाज़ ने आधी रात को हमें डराया था। मैं दौड़कर औरत के करीब आ गया। औरत हमें जंगली वहशियों की तरफ जाने से मना कर रही थी। वो बार बार हाथ पीछे ले जाती और फिर से नफी के अंदाज में हिलाती। चांदनी में इसका उरिया बदन ज़्यादा नुमाया नजर आ रहा था। इसके जिस्म का रंग गहरा सांवला था। वो मुझे एक ऐसा मुजस्मा लग रही थी जैसे यूनान के किसी माहिर संग तराश ने बनाया हुआ हो और जिसमें जान पड़ गई हो। इसके जिस्म जो एक पाकीज़ा और मासूम हुस्न की अलामत थी। शेरबाज भी बुत बना इसको देख रहा था। मैंने शेरबाज से कहा, ये औरत हमें आगे जाने से रोक रही है। शेरबाज ने आहिस्ता से कहा, इससे बात करो, इसे बताओ कि जिस लड़की की तलाश में हम निकले थे वो नीचे वहशी लोगों के कब्जे में मौजूद है।
पहली बार मैंने ही इसी वैशी औरत से बात की थी जब मैंने इसे बताया कि हम लड़की को यहाँ से निकालने आए हैं। वो नीचे नाचने वाले जंगलियों के पास है तो और यहाँ वैशी औरत ने टीले की तरफ चेहरा किया, फिर मेरी तरफ देखकर हलक से ऐसी आवाज़ निकाली जैसे मुझे इस तरफ जाने से मना कर रही हो। इसने एक बार फिर दूसरी जानिब जाने का इशारा किया और दौड़कर जिस तरफ से आई थी इसी तरफ गायब हो गई। इसके जाते ही शेरबाज बोला, हमें इस औरत के मशवरे पर अमल नहीं करना चाहिए। नूरबानो इस वक्त नीचे मौजूद है, हमारे पास काफ़ी असला है, हमें अटैक करके नूरबानो को निकाल ले जाना चाहिए। ये कहकर शेरबाज गुस्से में टीले की दूसरी तरफ झुककर देखने लगा। इस वक्त नीचे से ढोल छीनियों की आवाज़ आना बंद हो गई थी। शेरबाज ने कहा, वो लोग नूरबानो को लेकर चले गए हैं। मैंने टीले के नीचे निगाह डाली। चांदनी रात में वहाँ काफ़ी रोशनी थी, लाव बुझ गया था। वहाँ रक्स करने वाली जंगली औरतें और आदमियों में से कोई भी नहीं था। शेरबाज का ख्याल था कि हमें इसी तरफ से नीचे उतर कर नूरबानो को तलाश करना चाहिए। इन जंगलियों के झोंपड़े नीचे इधर उधर कहीं होंगे। नूरबानो को इन्होंने इन झोंपड़ों में से किसी झोंपड़े में कैद कर रखा होगा, हमें इसे वहाँ से निकाल लेना चाहिए। मगर मैं वहशी औरत की हिदायत पर अमल करना चाहता था। मुझे यकीन था कि वो यूं ही हमें नीचे जाने से मना नहीं कर रही। नीचे ज़रूर कोई खतरा होगा। मैंने शेरबाज से कहा, इस तरफ से हम नीचे गए तो इस बात का खतरा है कि कोई ना कोई जंगली वहाँ छुपकर पहरा दे रहा होगा और वो हम पर पीछे से जहरीला तीर चला सकता है। इस तरह हम नाहक मारे जाएंगे। मेरी मानो, जिस तरफ हमें वहशी औरत ने जाने को कहा है इसी तरफ चलते हैं। शेरबाज मान नहीं रहा था मगर मैंने इसे राजी कर लिया। हम टीले के पीछे छोड़कर जिस तरफ वहशी औरत ने इशारा किया था इसी तरफ चल पड़े। चांदनी रात में हमें जंगल का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ झाड़ियों के दरमियान घने दरख्तों के नीचे पगडंडियाँ बनी हुई थी। साफ मालूम होता था कि यहाँ वैसे जंगली लोग चलते फिरते रहते हैं। हमें मोहतात रहने की ज़रूरत थी। मैंने शेरबाज को भी मोहतात कर दिया। हम कोशिश कर रहे थे कि दरख्तों में से जो चांदनी छन छन कर नीचे आ रही है इससे बचकर चले। आगे ढलान आ गई। हम ढलान पर जाकर रुक गए। आगे जाकर देखा तो चांदनी में वही प्याला नुमा छोटी सी वादी नजर आई जो हमें टीले की चोटी से नजर आई थी। ढलान उतर कर हम दाएं जाने दरख्तों के नीचे आ गए। इन दरख्तों के तने इतने मोटे थे कि वहाँ दीवार सी बनी हुई थी। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते दरख्तों की दीवार के पास आकर रुक गए। आगे क्या देखते हैं कि दायरे की शक्ल में मखरूती छतों वाली झोंपड़ियाँ बनी हुई है। झोंपड़ियों के दरमियान उलाव बुझ चुका था। इस उलाव के इर्द गिर्द उरियाँ औरतें और मर्द जमीन पर पड़े सो रहे थे। वो इस तरह बेसुध पड़े थे कि लगता था कि इन्होंने कोई नशा वगैरह किया हुआ है। किसी किसी झोंपड़ी के आगे तेल के चिराग रोशन थे, बाकी झोंपड़ियों पर अंधेरा छाया हुआ था। हम खामोशी से वहीं बैठ गए। शेरबाज ने कहा, मेरा ख्याल है इनमें से किसी झोंपड़ी में नूरबानो कैद है, मगर ये कैसे पता चले कि वो कौन सी झोंपड़ी में कैद है। मैंने कहा, तुम यहाँ छुप कर बैठो, मैं जाकर सुराग लगाता हूँ। शेरबाज ने सरगोशी में कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अगर कोई खतरे की बात हुई तो मैं ऊपर से फायर करके तुम्हें कवर दूंगा। मैं इसको हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए ऐसा न करना, कोई खतरा होगा तो मैं इसे खुद संभाल लूंगा, मगर तुम हरगिज फायर न करना। ओके, शेरबाज ने आहिस्ता से कहा। मैं दरख्तों में से नीचे उतर गया। चांदनी खुली हुई थी, जहाँ दरख्त नहीं थे वहाँ हर शय नजर आती थी। दरख्तों के नीचे जरा अंधेरा था, मैं झाड़ियाँ कहीं कहीं थी। मैं झाड़ियों की ओट लेता झुककर झोंपड़ियों की तरफ चलने लगा। शॉटगन मैंने हाथ में थाम रखी थी। 4 हैंड ग्रेनेड भी मेरी पतलून की जेब में थे, एक चाकू भी था। ये सारी चीज़ें हम अपने पास रखकर रात को पहरा देते थे, क्योंकि आज रात के 12 बजे के बाद मुझे पहरा देना था, इसलिए सारा असला वगैरह मेरे पास ही था। मैं एक जगह अंधेरे में बैठ गया और वैसी जंगलियों की झोंपड़ियों को जायजा लेने लगा। सोचने लगा कि नूरबानो की झोंपड़ी में हो सकती है। एक बात वादे थी कि जिस झोंपड़ी में नूरबानो कैद होगी इसके बाहर 1 या 2 जंगली पहरा जरूर दे रहे होंगे। झोंपड़ियाँ मुझसे ज़्यादा दूर नहीं थी। मैंने गौर से देखा, इनमें से किसी झोंपड़ी के बाहर कोई जंगली पहरा नहीं दे रहा था। मैं अपनी बाएं जानिब चल पड़ा। मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रहा था। अगरचे उलाव के गिर्द जंगली मर्द और औरतें बेसुध होकर सो रही थी, इसके बावजूद मुझे वहाँ 1-2 जंगली हरकत करते दूर से नजर आए थे। वैसे भी इन लोगों के बारे में गाइड ने बताया था कि इन्हें जंगल में होने वाली जरा सी आहट भी सुनाई दे जाती है, इसलिए इसने हमें ऊंचा बोलने से मना किया था। मैं 10-12 कदम झुककर चला हूँगा। एक तरफ 2 झोंपड़े दिखाई दिए। इनमें से एक झोंपड़े के बाहर 2 जंगली खड़े थे। मैं समझ गया कि ज़रूर इस झोंपड़े में नूरबानो कैद है और ये जंगली बाहर पहरा दे रहे हैं। मैं जरा आगे को खिसक कर बैठ गया और बड़े गौर से जंगलियों को देखने लगा। दोनों जंगली मददगार नंगे थे। इनके पास नेज़े थे, तीर कमान नहीं थे। वो किसी वक्त बैठ जाते, किसी वक्त खड़े होकर एक दूसरे से कोई बात करते और किसी वक्त उठकर झोंपड़े के गिर्द चक्कर लगाते और वापस झोंपड़े के सामने की तरफ आकर बैठ जाते। मुझे यकीन हो गया कि इन वैशी लोगों ने नूरबानो को इसी झोंपड़ी में कैद किया हुआ है। पहले मैंने सोचा कि ऊपर जाकर शेरबाज को सूरत हाल से आगाह करता हूँ और फिर इसे भी साथ लेकर आता हूँ। तो ख्याल आया कि शेरबाज जज्बात में आकर कोई ऐसी हरकत न कर बैठे कि जिससे बना बनाया खेल बिगड़ जाए और हम भी फंस जाएं। इसकी वजह यह थी कि अगरचे हमारे पास हैंड ग्रेनेड और शॉटगन्स थी, मगर यह असला कितनी देर तक हमारी हिफाजत कर सकता था और दस्ती बमों से हम कितने जंगली मार सकते थे। वो जंगली इतने बेवकूफ़ नहीं थे, खतरा देखकर भी हमारे सामने आते जाएं
और मरते जाएं। इनके पास इनका मौलिक तरीन हथियार जहरीले तीर थे। अंधेरे में भी इनका तीर ठीक निशाने पर जाकर लगता था। वो गोलियों की फायरिंग और हैंड ग्रेनेड के धमाकों से इधर उधर बिखर कर छुप जाते और हम पर तीरों की बारिश कर देते। चुनाचा मैंने शेरबाज को बुलाने का इरादा तर्क कर दिया और यही फैसला किया कि मैं अकेला ही नूरबानो का खोज लगाऊंगा। कम अज कम ये तो मालूम कर लूं कि नूरबानो की झोंपड़ी में है। इसके बाद जब कमांडो एक्शन का वक्त आएगा तो शेरबाज के साथ मिलकर अटैक करूंगा। झोंपड़े के ऊपर सिर्फ एक ही दरख्त का साया था। चुनाचे चांदनी सिर्फ झोंपड़े के एक तरफ पड़ रही थी, दूसरी तरफ दरख्त का साया था और वहाँ कुछ कुछ अंधेरा था। मैंने इसी अंधेरे में आगे बढ़ने का फैसला किया। मेरा मकसद झोंपड़े की दीवार के पास जाकर नूरबानो का सुराग लगाना था। झोंपड़े की दीवार बांस या दरख्तों की शाखें जोड़कर बनाई गई थी और इसमें से मैं अंदर झांक कर देख सकता था और अंदर से कोई आवाज़ भी बाहर आ सकती थी। मैंने इस रास्ते का तयन कर लिया जहाँ से गुजरकर मुझे झोंपड़े तक पहुँचना था। मुसीबत ये थी कि झोंपड़े के बाहर एक के बजाय दो जंगली पहरा दे रहे थे। एक होता तो मैं खामोशी से इसे काबू कर सकता था। खतरा था कि एक को काबू किया तो दूसरा शोर मचा देगा और वहाँ शोर मचा तो कबीले के सारे जंगली मुझ पर हमला कर देंगे। मैं ज़मीन पर औंधा होकर लेट गया। शॉटगन मैंने अपनी गर्दन के पीछे पुश्त पर डाल दी थी और फौजियों की तरह कोहनियों के बल आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ आगे बढ़ा। मैं इस तरह मोहतात होकर आगे बढ़ रहा था कि मेरे खिसकने से घास या मेरे नीचे आने में सूखी खुश्क शाखों पे पत्थरों की हल्की सी भी आवाज़ पैदा नहीं हो रही थी। मेरी कमांडो ट्रेनिंग मेरी मदद कर रही थी। मैं दरख्तों के साए में से निकल आया। आगे झोंपड़े और मेरे दरमियान कोई दरख्त नहीं था। 20-25 फुट का फासला था जहाँ चांद की रोशनी थी और मुझे रेंगते हुए बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। मैं उन्हें लेटे लेटे सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं पहरा देने वाले जंगलियों पर निगाह जमाए हुए था। इस वक्त दोनों जंगली झोंपड़े के दरवाजे के आगे एड़ियों के बल बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो कोई बात नहीं कर रहे थे। खुदा जाने वो खामोशी के साथ एक दूसरे से किस जबान में बातें कर रहे थे। जंगली लोगों के तौर तरीकों को हम शहरों में रहने वाले कभी नहीं समझ सकते। मैंने सोचा कि इस वक्त मौका है, दोनों बैठे हुए हैं, मुझे रेंग कर झोंपड़ी के पीछे आना चाहिए। झोंपड़ी के पीछे का आधा हिस्सा दरख्त के साए में था। वहाँ चांदनी नहीं पड़ रही थी और अंधेरा था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और जिस वक्त मैंने देखा कि इन दोनों जंगलियों में से कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा तो उठकर झुके झुके तेजी से तोड़कर झोंपड़ी के पीछे अंधेरे में आकर उन्हें मुँह लेट गया। मैं वही सख्त हो गया। खतरा था कि इन दोनों को मेरे दौड़ने की आवाज़ ना आ गई हो, मगर एक तो मेरे पाँव में रबड़ के जूते थे, दूसरी जगह साफ थी, तीसरा मैं पंजों के बल दौड़ कर गया था, आवाज़ पैदा ना हुई। इसका सबूत ये था कि इनमें से कोई भी उठकर झोंपड़ी के पीछे नहीं आया था। मैं जरा सा रेंग कर झोंपड़ी की दीवार के करीब आ गया। मैंने कान दीवार के साथ लगा दिया कि शायद अंदर से कोई आवाज़ हो, मगर अंदर गहरी खामोशी थी। ये बात मेरे लिए परेशान कुन थी क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक वहाँ लेटे हुए नहीं रह सकता था। जंगलियों में से कोई भी कष्ट लगाने के लिए मेरी तरफ आ सकता था और वहाँ हंगामा मच सकता था। मुझे हर हालत में हंगामे से बचना था और सारा काम खामोशी से करना था। टारगेट पर आकर बगैर कुछ हासिल किए वापस भी नहीं जा सकता था। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं खिसक कर झोंपड़ी की दीवार से परे हट गया और शॉटगन का रुख इस तरफ कर लिया जिस तरफ से कदमों की आवाज़ आ रही थी। ये सिवाय गश्त लगाने वाले जंगली के कोई दूसरा नहीं हो सकता था। मैं अंधेरे में था। झोंपड़े के जिस हिस्से में चांदनी थी मैंने इस तरफ से एक नंग धड़ंग जंगली को आते देखा। वो इस तरह झुककर चल रहा था जैसे ज़मीन पर किसी चीज़ को तलाश कर रहा हो। वो साथ साथ सूंघ भी रहा था। मुझे इसकी नाक की सूंघों की आवाज़ आ रही थी। इस जंगली ने मुझे अजीब मुसीबत में डाल दिया था। मैं दिल में यही दुआ मांग रहा था कि मुझ पर इसकी नज़र न पड़े, लेकिन इसने मेरी बूट सूंघ ली थी। वो जंगली रीछ की तरह बूट सूंघ कर एन मेरे सामने आ गया। वो झुककर मुझे घूरने लगा। मुझे इसकी लाल लाल अंगारा आंखें साफ नजर आ रही थी। इसे एक सेकंड की भी मोहलत देना, अब अपनी मौत को आवाज़ देना था। मैंने पलक झपकने में गन की नाली ऊपर की जो इसके सीने के साथ जाकर लगी और फायर कर दिया। ठक की आवाज़ पैदा हुई और गोली जंगली के दिल से पार होकर निकल गई। वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। मैं जल्दी से इसके नीचे से निकल आया और अंधेरे में ऊँधा लेटने के बजाय पोजीशन लेकर बैठ गया, क्योंकि मुझे यकीन था कि टक की आवाज़ इसके साथी के तक ज़रूर पहुँच गई होगी और वो इधर ज़रूर आएगा। मेरा गुमान गलत नहीं था। मुझे अजीब किस्म की खूं खूं और केच केच की आवाज़ आई। दूसरा जंगली अपने साथी को बुला रहा था। मैं पूरी तरह से चौकस हो गया। शॉटगन का बट मैंने कंधे से लगा लिया था और उंगली ट्रिगर पर पहले वाला दबाव डाल रही थी। दूसरा जंगली चांदनी में मुझे झोंपड़े की दीवार से आता साफ नजर आ सकता था। मैंने सांस रोक लिया था। इतने में दूसरा जंगली भी पहले जंगली की तरह झुक कर किसी जानवर की तरह जमीन सूंघता फूंक करता नमूदार हुआ। वो भी मेरी तरफ ही आ रहा था, जहाँ मैं अंधेरे में पोजीशन लेकर बिल्कुल तैयार बैठा था। ये जंगली भी अजीब तरह उछल उछल कर जमीन से 2 फुट ऊपर मुंह किए सूंघता हुआ मेरी तरफ चला आ रहा था। मैं भी अंधेरे में था और उसके साथी की लाश भी अंधेरे में पड़ी थी। मैं इसके सर का निशाना लेने की कोशिश कर रहा था, वो मगर मेरी जद में नहीं आ रहा था। वो इधर उधर हिल रहा था। मुझे डर था अगर इसने मुझे देख लिया या अपने साथी की लाश को देख लिया तो ऐसी चीख मारेगा कि सारा जंगल गूंज उठेगा। इससे पहले कि वो हलक से कोई आवाज़ निकाले मुझे इसे मौत की नींद सुला देना था। मैं इसे दिल का निशाना लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दौरान वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया था। इस जंगली ने भी वही हरकत की जिस पर मैं आज भी हैरान हूँ।
इसको अपने साथी की लाश भी नजर आ गई थी। इसने मुझे भी देख लिया था। वो वहीं जंगली बिल्ली की तरह दोनों हाथ और घुटने जमीन पर टेक कर बैठ गया और मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगा। मैंने इसके सर को निशाने में लिया और एक सेकंड जाया के बगैर फायर कर दिया। गोली इसकी खोपड़ी को उड़ाती हुई निकल गई। वो एक तरफ को गिर पड़ा। मैं जल्दी से उठा और झोंपड़ी की दीवार के साथ लगकर ऊपर दरख्तों की तरफ देखने लगा। मुझे एक ही खतरा था कि शेरबाज ने सलेंसर वाले फायर की आवाज़ जरूर सुन ली होगी। कहीं वो इधर से 2-4 फायर न कर दे। मैंने कोई खतरा मोल लिए बगैर, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि खतरा मोल लेकर मुंह से बुलबुल की खास आवाज़ बड़े धीमे सुरों में निकाली। मुझे यकीन था कि यह आवाज़ शेरबाज खान तक पहुंच जाएगी। ऐसा ही हुआ। मुझे दूसरे लम्हे एक इंसानी साया रेंगता हुआ चांदनी में अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैं झोंपड़े की दीवार से हटकर बैठ गया। शेरबाज रेंगता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। जैसे ही इसने जमीन का चांदनी वाला हिस्सा अबूर किया, मैं इसके पास जाकर लेट गया और कहा, मैंने दोनों जंगलियों को खत्म कर दिया है, मेरे पीछे आओ, हम झोंपड़ी में जाएंगे। अगरचे झोंपड़ी के बाहर आपको जंगली पहरा नहीं दे रहा था, इसके बावजूद हम बेहद एहतियात से रिंग रिंग कर खिसकते झोंपड़ी के दरवाजे के पास आ गए। ये दरवाज़ा घास फूस का था। मैंने एक नज़र इस तरफ डाली जिस तरफ उलाव के गिर्द जंगली मर्द और औरतें बेसुध पड़ी थी, और जहाँ मैंने 2-3 जंगलियों को इधर उधर हरकत करते देखा था, इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। दूर से अलाव की धीमी आग के गिर्द लेटे हुए जंगली सायों की तरह साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा अंदर की तरफ खिसक गया। हम दोनों तेजी से अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुप अंधेरा था। किसी औरत की सहमी हुई आवाज़ आई। इसे कश्मीरी लहजे में उर्दू में पूछा, कौन हो तुम? तब शेरबाज खान ने कश्मीरी में से कहा, नूर बानो, हम तुम्हारे कश्मीरी हुर्रियत पसंद भाई हैं, अब तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं, जल्दी से हमारे साथ बाहर आ जाओ। नूर बानो ने फरत मुसर्रत से कांपती हुई आवाज़ में कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने फिर सख्ती से कहा, खुदा के लिए ऊंची आवाज़ में ना बोलो, दरवाजे की तरफ आओ। हम झोंपड़े में से इस तरह बाहर निकले कि नूर बानो हमारे दरमियान में थी। मैं आगे आगे था और हम तीनों झुककर चल रहे थे। हमने शॉट गनों की फायरिंग पोजीशन में किया हुआ था। जंगल की चांदनी हमारी रुकावट साबित हो रही थी। यहाँ दरख्त भी कम थे। चांद अगरचे आसमान के ऊपर आकर अब आहिस्ता आहिस्ता वापस मगरिब की तरफ उतर रहा था, मगर इसकी चांदनी में हर शय साफ नजर आ रही थी। हमें सिर्फ एक खतरा था कि अगर कबीले के जंगलियों को नूर बानो के फरार का इल्म हो गया तो वह हजूम की शक्ल में हम पर नेज़ और जहरीले तीरों की बारिश कर देंगे और नूर बानो की जान को भी खतरा लाहक हो सकता है। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी और दौड़कर खाली मैदान को पार कर गया जहाँ चांदनी खुली हुई थी। नूर बानो को भी नाजुक सूरत-ए-हाल का पूरा इल्म था। वो भी झुकी झुकी मगर दौड़कर अपने चांदनी वाले मैदान से निकल आई थी। इसके पीछे शेरबाज खान भी आ गया। हम सामने वाले दरख्तों की तरफ दौड़ पड़े। हमारे सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि हम किस तरफ वापस जाएं। गाइड ने हमें बताया था कि जंगल में जहाँ जंगलियों की झोंपड़ियाँ हैं, इसके शुमाली टीरे के पीछे एक नदी बहती है। ये नदी आगे जाकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। इन दोनों नदियों के संगम पर सुर्ख चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ है। अगर हम चट्टानों तक किसी तरह पहुँचने में कामयाब हो गए तो हमारे लिए बेंगलोर पहुँचना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ करीब ही एक कस्बा है जहाँ से हमें बेंगलोर शहर के लिए कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। ये सारी मालूमात शेरबाज के जहन में भी थी और हमने पहले से फैसला कर रखा था कि हम नूर बानो को निकाल कर शुमाली टीले के हक में नदी पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब टीले को चांदनी रात में देखकर मालूम हुआ कि वो जंगली लोगों की बस्ती के करीब ही वाक़ है। यानी इस तरह हमें जंगलियों की बस्ती के करीब से होकर गुजरना पड़ना था। लेकिन इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। दरख्तों में आकर मैंने शेरबाज से कहा कि हम सामने वाले टीले की तरफ जाएंगे। वो बोला, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आ जाओ। हमने दरख्तों में बड़ी एहतियात से टीले की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह की कुदरत देखिए कि अभी तक किसी जंगली को नूर बानो के फरार का और अपने साथियों की मौत का इल्म नहीं हुआ था। जिस पगडंडी पर हम चल रहे थे वो आगे जाकर बस्ती के करीब हो रही थी। हम रुक गए। नूर बानो घबराई हुई थी, मगर इसने बड़ा हौसला किया हुआ था। शेरबाज ने नूर बानो से उर्दू में कहा, नूर बहन, आगे जंगलियों की झोंपड़ियाँ हमारे बाएं जानिब आएंगी। इस वक्त बिल्कुल खामोश रहना, कदमों की आहट भी पैदा ना हो। फिर इसने हाथ से मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मेरे एक हाथ में शॉट गन थी जिसमें मैगजीन भरा हुआ था। दूसरे हाथ से मैं सामने आने वाली झाड़ियों को बड़े आराम से परे हटा देता था। मेरे पीछे नूर बानो थे और उसके पीछे शेरबाज खान चला आ रहा था। इसके हाथ में भी भरी हुई शॉट गन थी। वो 2 कदम चलने के बाद उल्टे कदम चलते हुए पीछे देख लेता था कि कोई ताक़ुब तो नहीं कर रहा। इसी तरह चलते चलते हम जंगली लोगों की बस्तियों के करीब आ गए। यहाँ हमारी एक जानिब ऊंची दरख्तों की कतार थी। इन दरख्तों के नीचे अंधेरा था। आगे जंगलियों की झोंपड़ियाँ थी। झोंपड़ियों के दरमियान उलाव की आग बिल्कुल बुझ चुकी थी और जंगली मर्द और औरतें इसी तरह बेसुध पड़े थे। मालूम हो रहा था कि नाच गाने के वक्त इन्होंने बेअंदाज़ा शराब पी ली थी। फिर भी हम वहाँ से जूं की चाल चलते हुए गुजरे। जब हम जंगली लोगों की बस्तियों से दूर हो गए तो इत्मीनान का सांस लिया, मगर अभी हम खतरे से दूर नहीं हुए थे। यहाँ टीले का दामन शुरू हो जाता था। टीले की एक जानिब चांदनी खिली हुई थी, दूसरी जानिब टीले का साया था। हम टीले के साये में आ गए और टीले की ढलवां दीवार के साथ साथ चलने लगे।
हमें इस नदी की तलाश थी जिसके मुतालिक हमारे मुसलमान तामिल गाइड ने बताया था कि वो टीले के पीछे से बहती है। टीला ख़त्म हो गया, वहाँ ढलान नीचे उतरती थी। नीचे चांदनी रात में हमें दरख्तों के दरमियान चमकीली सड़क सी नजर आई। मैंने इस तरफ इशारा किया। शेरबाज ने आहिस्ता से कहा, यह नदी है, नीचे आ जाओ जल्दी। नूरबानो भी हमारे साथ तेजी से ढलान उतरने लगे। यहाँ दरख्त नहीं थे मगर ऊंची ऊंची झाड़ियाँ थीं। हम झाड़ियों में से निकलकर नीचे दरख्तों के दरमियान आ गए। सामने नदी बह रही थी। नदी का पाट चौड़ा था। हम जल्दी जल्दी चलकर नदी के किनारे पर आ गए। अब सवाल ये था कि हमें नदी पार नहीं करनी थी बल्कि नदी में तैरकर आगे जाना था, और नूरबानो को तैरना नहीं आता था।